बच्चों आज हम अध्याय 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था श्वसन तंत्र और आज हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, पहले सबसे हम यह समझें, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, इनका शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में परिवहन होता है, इसे हम कहते हैं मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी हमारे भोजन के जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जैसे हमने भोजन लिया तो वो पोषक पदार्थ ब्लड के माध्यम से ही शरीर के अन्य भागों तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्लियर, ये दो प्रकार के होते हैं, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उनमें जितना भी जो लिक्विड होता है, यानी जो तरल पदार्थ होता है, वो बंद नलिकाओं में नहीं बहता। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे जनरली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कीटों में, मोलस्का में, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र जिसमें जो ब्लड होता है कहाँ बहता है, वो बंद नलिकाओं में बहता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनुष्य। क्लियर, अब हम इसका देखेंगे, ये तो होगा इसके प्रकार। अब हम देखेंगे कि इस रक्त का संगठन कैसा होता है, यानी इस रक्त के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो दो प्रकार की मेन चीज़ें हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है हमारा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो 55 होता है, और रुधिर कणिकाएं कितनी परसेंट पाई जाती है, 45% पाई जाती हैं। क्लियर, प्लाज्मा में 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी। जल होता है ज़्यादातर, तो इसमें जल होता है, कुछ अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ मेनली कौन सा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थ जनरली कौन सा होगा, सोडियम आयन। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं। अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम, कार्बनिक पदार्थों में प्लाज्मा प्रोटीन। ये तो हो गई प्लाज्मा की बात। अब आती है हमारा रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं हैं हमारी 3 प्रकार की। जनरली हमने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं, आरबीसी। श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और ये है हमारे बिम्बाणु, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, 99% हमारी होती हैं ब्लड के अंदर लाल रक्त कणिकाएं, बाकी 1% में हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु, ये सारी चीज़ें होती हैं। किसका 99%, 45 का 99%। जो हमारी रुधिर कणिकाएं कितनी है टोटली ब्लड में, 45%, उसका 99% कौन सी चीज़ें हैं, लाल रक्त कणिका, जिसकी वजह से हमारे रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन एक रीजन है इसका, लाल रक्त कणिका में क्या चीज़ पाई जाती है, इसे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन है, एक लाल रंजक प्रोटीन है, और ये हर आरबीसी के अंदर होता है। इस वजह से इस रुधिर का रंग कैसा होगा, लाल होगा, क्योंकि मात्रा भी इसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिकाओं की क्या खास बात है, श्वेत की क्या खास बात है। तो हम लाल रक्त कणिकाओं में देख रहे हैं केंद्रक रहित होती हैं। ये कैसे होंगे, केंद्रक रहित, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता है। उभय अवतल होती हैं। उभय अवतल का मतलब दोनों तरफ से पिचकी हुई होती हैं, डिस्क शेप्ड होती हैं ये। इनकी संख्या पुरुष के अंदर होती है 52 लाख। 1 घन मिलीमीटर में अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो कितनी होगी पुरुषों के अंदर, 52 लाख। और जो महिलाएं होती हैं उनमें थोड़ी कम होती है, 47 लाख होंगी 1 घन मिलीमीटर में। तो इनकी काउंटिंग करने पर हमें पता लगता है कि इनकी संख्या इतनी है। श्वसन रंजक के बारे में अभी हम 2 मिनट पहले बात कर चुके हैं। कौन सा श्वसन रंजक पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन। क्यों कहते हैं इसको श्वसन रंजक, क्योंकि जब श्वसन की क्रिया में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारी सीधी ब्लड में नहीं पहुँचती है, बल्कि कैसे पहुँचेगी, इस हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है, और क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से पहुंचता है, वरना डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। क्लियर हो गया। तो ये अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, रुधिर का रंग भी लाल इसी वजह से होता है, क्योंकि इसका रंग कैसा होगा, लाल होता है। इनका निर्माण कहाँ होगा, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। हम लोग जैसे ब्लड को डोनेट करते हैं, तो ब्लड का डोनेट करने के साथ साथ ही डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि डोनेट करने के, अगर हम इसको डोनेट भी नहीं करेंगे तो ये जो आरबीसी हैं 120 दिन के बाद में अपने आप डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम नई बनती रहती हैं और पुरानी नष्ट होती रहती हैं। तो 120 दिन इनका जीवन काल है। जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य भी कौन कर रहा है, वही अभी हमने बता ही दिया था, हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, और वो हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में बढ़ के कोशिका क्या करती हैं, सारी जैविक क्रियाएं करती हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहेंगे इनको, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन इनके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होता है, और इनकी संख्या होती है 7000। 1 घन मिलीमीटर में लगभग 7000। रंगहीन होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं।
अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है और इनका जो जीवन काल है छोटा सा ही होता है, 4 से 5 दिन या और कई दिन हो सकता है। और मेनली इसका जो काम है वो क्या है, शरीर की सुरक्षा करना। कैसे करते हैं, शरीर के सैनिक हैं ये। कैसे हैं शरीर के सैनिक, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई जीवाणु अटैक करेगा, जब मान के चलो कोई कट लग गया हमारे, उसमें से जीवाणु एंटर करेंगे तो ये डब्ल्यूबीसी ही काम करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, उन बाहरी जीवाणुओं से लड़ती हैं और क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। उनसे लड़ाई भी करती हैं और एंटीबॉडी भी बनाती है जिससे हमारे शरीर के अंदर वो एंटर ना हो। तो इनका मेन काम है सुरक्षा करना, इसीलिए शरीर के सैनिक कहलाते हैं। फिर आता है हमारा बिम्बाणु। जो बिम्बाणु होते हैं वो केंद्रक रहित होते हैं और इनकी संख्या होती है 3 लाख, लगभग 1 घन मिलीमीटर में 3 लाख होती है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, 5 से 7 दिन इनका जीवन काल होता है। और मेन काम क्या है बिम्बाणु का, ये सबसे बड़ा काम क्या है, जैसे हमारी कहीं कोई चोट लगी, कहीं से ब्लड सीक्रेट होने लगा तो उसको रोकना आवश्यक है। उसको रोकेंगे तो कौन काम करेगा, बिम्बाणु काम करेगा। बिम्बाणु का काम है रुधिर का थक्का जमाना। ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड बहने से रुक जाता है और अगर वो कंटिन्यू बहता रहेगा तो हमारे जीवन की क्षति हो सकती है। तो बिम्बाणु का भी एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा ये रुधिर कणिकाएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इनमें से ही हम श्वेत रक्त कणिका को वापस से ले रहे हैं। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार की होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिका में और एक होती हैं कणिका विहीन। इनके कोशिका द्रव्य के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं कणिका में श्वेताणु। और इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कणिका विहीन श्वेताणु कहते हैं। कणिका में श्वेताणु भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल दिखाई दे रहा है आपको, न्यूट्रोफिल, दूसरा कहलाएगा इओसिनोफिल और अगला कहलाएगा बेसोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये उदासीन रंजी होते हैं। कैसे होते हैं ये, उदासीन रंजी। क्यों, क्योंकि इनको जब हम क्षारीय अभिरंजक से रंजित करते हैं तो वो पीर अभिरंजित हो जाते हैं। अगर हम इसको अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं तो अम्लीय से भी हो जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं उदासीन रंजी। यानी ये क्षारीय में भी और अम्लीय दोनों से ही क्या हो जाते हैं, अभिरंजित होते हैं। इनके केंद्रक की खास बात होती है, कितने लोब होता है, 2 से 7 लोब होते हैं इसके केंद्रक में, दिखाई दे रहे हैं इनको, कई सारे लोब होते हैं इसके केंद्रक के अंदर। दूसरा हमारा इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या है, जो ये इओसिन नामक अभिरंजक होता है, अम्लीय अभिरंजक, उससे गुलाबी रंग के अभिरंजित हो जाते हैं। अगर हम इनको स्टेन करेंगे और इओसिन डाल दें ब्लड के अंदर तो जितने भी हमारे इओसिनोफिल हैं वो गुलाबी रंग के हो जाएंगे। तो ये अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं और इनको कहते हैं इओसिनोफिल। बेसोफिल जो होते हैं उनको अगर हम मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करेंगे, मिथाइलिन ब्लू एक क्षारीय अभिरंजक है और इससे अगर हम इसको अभिरंजित करेंगे तो ये गहरे नीले रंग के हो जाते हैं। तो ब्लड में हम अगर स्टेन करते हैं इओसिन से, मिथाइलिन ब्लू से, तो ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग दिखाई देंगी, अलग अलग कलर के। इसके बाद आती है हमारी कणिका विहीन श्वेताणु। कणिका विहीन श्वेताणु जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है केंद्रकाणु और एक कहलाता है लसीकाणु। ये बृहद भक्षकाणु बन जाते हैं, कई बार भक्षणकारी होते हैं। ये बाहरी जीवाणु जो होते हैं उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं और उनका भक्षण करने लगते हैं, तो इसलिए इनको भक्षणकारी भी कहते हैं। लसीकाणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे, एक छोटे लसीकाणु होंगे और बड़े लसीकाणु होते हैं। और ये लसीकाणु क्या काम करते हैं, टी कोशिका और बी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। टी कोशिका बी कोशिकाओं का किस लिए निर्माण करते हैं, क्योंकि टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। अगर एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो बाहरी जीवाणु हमारे शरीर में एंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो लसीकाणु का भी हमारे जीवन में बहुत काम है। अब बताइए, तो हो गए हमारे सारा इसका स्ट्रक्चर, जो हमारा रक्त होता कैसा है, इस तरीके की सारी चीज़ें आ गई। रक्त के कार्य क्या हैं, हमारी बहुत कुछ कार्य तो हमें इसमें समझ में आ गए, फिर भी हम पॉइंट्स से याद करेंगे। पहला कार्य है इसका O2 और CO2 का परिवहन। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन हमने ली, CO2 हमने निकाली, ये लेकिन किसके माध्यम से हुआ, ब्लड के माध्यम से। खाद्य पदार्थों का वितरण भी होता है ब्लड के माध्यम से। कैसे, हमने जो खाद्य पदार्थ लिए हैं वो सबसे पहले किस में मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे, ब्लड के माध्यम से ही शरीर की सारी कोशिकाओं में पहुँचेंगे। तीसरा है हमारा शरीर के ताप का नियमन बनाए रखना। शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारा ब्लड। ठीक है, और चौथा है हमारा रोगों का निदान। रोगों का निदान कैसे होगा, हम लोग कभी भी कोई बीमारी हमारे शरीर में हो गई तो हम सबसे पहले क्या कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमें रोगों का पता लग जाता है कि हमें कौन सी बीमारी हुई है और उसके आधार पर उसका निदान कर दिया जाता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का निर्माण करना भी हमने बताया था, जो बिम्बाणु होते हैं उनके द्वारा रक्त का थक्के का निर्माण किया जाता है। रोगों से बचाव कैसे होता है, ये जो हमारा ब्लड है हमने बताया था कि इसके अंदर WBC होती हैं। ये WBC बाहरी जीवाणुओं को अंदर एंटर नहीं होने देती, इस तरह से हमें रोगों से बचाती हैं। उत्सर्जी पदार्थों का सम्मेलन, हमारे शरीर में यूरिया बनता है जो हमारे हानिकारक पदार्थ है, इसको हमें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है।
तो जो यूरिया है वो भी सबसे पहले किस में मिलेगा, ब्लड में मिलने के बाद में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहाँ ले जाया जाता है, किडनी में, लेकिन किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो इस तरह से हमारे रक्त के बहुत सारे कार्य हैं, और भी 2-4 कार्य हैं वो हम पढ़ सकते हैं आराम से। और ये जो बिम्बाणु है इसकी आकृति हमको दिख रही है कैसी है, अनियमित आकार की होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर रक्त कैसा होता है, रक्त के कार्य कैसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ हम आज के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हम कल पढ़ेंगे रुधिर के समूह कितने होते हैं, ठीक है।